गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, संविधान के भाग, है ना, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं अभी तक हम लोग देखे थे कि संविधान में जब संविधान बना था तो हमारे 22 भाग थे और इसके बाद आपका अभी कितने हैं तो 25 भाग है। हालांकि गणना से देखेंगे तो 22 ही भाग हैं, लेकिन उसमें क ख घ जैसे कि आपका संविधान का पार्ट 4 क जोड़ दिया गया तो 22 के बजाय 23 हो गया। ऐसे ही 9 था तो 9 क जोड़ दिया गया, 9 ख जोड़ दिया गया। इसी तरीके से 14 क जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से 4 पार्ट बाद में जोड़े गए हैं। और इसके बाद क्या था कि एक 7वां पार्ट हुआ करता था जिसको बाद में समाप्त कर दिया गया 1956 में। तो इस तरीके से देखेंगे 4 जोड़े गए, एक समाप्त कर दिए गए तो 3 हुए और 22 + 3 कितने हो जाते हैं 27, क्या नाम है 25। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस पार्ट में क्या है। जैसे मान लीजिए हम आपको पूछ, अभी हाल ही में कल यूपी टेट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि क्या क्वेश्चन था कि राज्यपाल का जो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है। तो 4 ऑप्शन दिया था, जैसे आपका आर्टिकल 200, आर्टिकल 213 और 300 और 300 कुछ करके था। तो जिसमें अगर आपको आइडिया रहेगा कि जो राज्यपाल हैं वो राज्य सरकारों में आते हैं, तो राज्य सरकार का वर्णन ही शुरू होता है कहां से, 151 तक संघ सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे 300 वाले जो 2 ऑप्शन थे वो हट जाएंगे और 2 बचेंगे, 2 में आपको कंफ्यूजन रहेगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का क्या है कैसे है। तो आपको एक मोटा आइडिया, जैसे संघ सरकार का वर्णन आपको 52 से 151 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 36 से 51। तो जो 4 ऑप्शन आते हैं, अगर बाय द वे आपको क्लोज न पता हो कि जैसे मान लेते हैं हम कि शिक्षा का अधिकार है किस नीति निर्देशक तत्व में चर्चा की गई है, तो आपको 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन भी इसके भीतर रहेंगे तो आपको और 2 ऑप्शन काट देंगे आप। ठीक है, ये समझने की कोशिश करिएगा कि एक मोटा हम आइडिया देंगे किस पार्ट में। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, इधर भाग है, इस भाग में विषय क्या क्या है और कितना से कितना अनुच्छेद है। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले भाग में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो हमारा संघ है, जो भारत एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट उसको बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि वो राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, फेडरेशन वाली कहानी नहीं है कि मतलब कोई भी अलग हो सकता है, राज्य नहीं। यूनियन का मतलब होता है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारत का आपका क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में, 1, 2, 3 और 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता का वर्णन। इन सारे प्रोविजन की 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको एक सीधे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि नागरिकता की चर्चा इतने से इतने आर्टिकल में की गई है, फंडामेंटल राइट की चर्चा इतने से इतने आर्टिकल में। तो इसलिए आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। बाय द वे डायरेक्ट वो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप करने में सक्षम रहेंगे। तो नागरिकता की चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 5 से लेकर के 12 तक। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 3 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार 1 बाय 1 एक अधिकार को हम चर्चा करेंगे, लेकिन मौलिक अधिकार के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। वो कितने से कितने आर्टिकल में है, 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में आपके मूल अधिकार है भाग 3 में। भाग 4 की बात कर लें तो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन किया गया है। 36, 37, 38 से लेकर के पूरा 51 तक में किसका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, इसके बाद थोड़ा भूल गया 4 क में क्या वर्णन किया गया है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है आर्टिकल 51A 51 क में। आर्टिकल 51 क जो कि बाद में हमने जोड़ा है, कब जोड़ा है 1942 के संविधान संशोधन से, भाग 4 क जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, और ये आर्टिकल 51A में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद 4 क के बाद आ जाता है आपका भाग 5 पार्ट 5 जिसमें संघ सरकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 52 टू 151। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक का वर्णन किस पार्ट में किया गया है? तो 5वें पार्ट में किया गया। क्या वर्णन है उसमें? केंद्र सरकार का वर्णन है, संघ सरकार का वर्णन है। ठीक है, तो लगभग ये देखेंगे कि लगभग 100 आर्टिकल हैं, उनको भी बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, कि संघ सरकार में कार्यपालिका इतने से है, विधायिका यानी संसद इतना से है। तो एक चीज और जान लीजिए आप कि जो सरकार होती है, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, उनके 3 पार्ट्स होते हैं। अभी आगे चल के इन सबका क्लास लेंगे, एक आइडिया के लिए आपको बता दे रहे हैं। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सरकार के एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपके जुडिशरी। यानी कि सरकार के 3 पार्ट हैं, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि जो भी कानून आपको बनाना है वो विधायिका बनाएगी। केंद्र सरकार में संसद और राज्य सरकार में आपके विधानमंडल, और उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है। किसकी होती है? तो आपकी कार्यपालिका की होती है उस कानून को लागू करने। कार्यपालिका जैसे आप लोग सुने होंगे, कहीं भी कोई उद्घाटन वगैरह कौन करता है? चाहे मोदी जी जाएंगे तो उनकी कैबिनेट जाएगी, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो योगी जी और उनका कैबिनेट जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये लोग किसी भी काम को, उद्घाटन हो या शिलान्यास करना हो, ठीक है, तो इन चीजों का काम कार्यपालिका देखती है। मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट या फिर चीफ प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट देखता है। ठीक है, तो सरकार के विधायिका हो गया जो कानून बनाती है, कार्यपालिका हो गया जो कानून को लागू करती है, और तीसरा होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जो भी कानून बने हैं वो ठीक बने हैं कि नहीं ये देखना। दूसरा चीज क्या करना कि अगर उस कानून को कोई लागू नहीं कर रहा है मतलब क्या है कि उसका पालन नहीं कर रहा है किसी भी कानून का, तो उसको चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? जुडिशरी की जिम्मेदारी है। उनको किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको न्याय कौन देगा? आपकी जुडिशरी देगी। तो तीनों लोगों का अलग अलग काम है। विधायिका यानी कि कानून को बनाना, जो कि संसद और विधानमंडल बनाती है। कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करना, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट। और जुडिशरी का मतलब क्या है कि जो आपका कानून बने हैं, बन गया, लागू हो गया, अब उसका इम्प्लीमेंट करना, यानी कि लोगों को क्या करना है? उसको न्याय देना, या जो वो नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है कानून को, तो उसको दंडित करना। तो ये काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। तो इसी तरीके से किसी भी सरकार में 3 पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो देख लेते हैं सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका में जैसे हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका 2 तरह की होती है। हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है, तो 2 तरह की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, एक होती है आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी होती है आपकी नाम मात्र की, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र की कार्यपालिका का क्या मतलब है? केवल नाम के हैं वो, जैसे हमारे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, बस उनको साइन करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, कुछ पावर है उनको, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो जो भी हमारी वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट कहेंगे उसको राष्ट्रपति को साइन करना है। तो वो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट। राज्य सरकार की बात कर लें तो आपके
नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव राज्यपाल होंगे, और रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका आपके राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो कार्यपालिका है केंद्र सरकार की, उसका वर्णन कितने से कितने आर्टिकल में किया गया है, 52 से लेकर के 78 आर्टिकल। देखिए इसको बाइफरकेट करें, इसको विभाजित करें, 52 से 151 टोटल आपके केंद्र सरकार का वर्णन है, जिसमें 52 से 78 तक आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसके बाद क्या एग्जीक्यूटिव में कौन, राष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, उनका कैबिनेट आ जाएगा। सबका वर्णन किसमें, 52 से लेकर के 78 तक है, 78। इसके बाद 52 आर्टिकल 52 टू 78। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर यानी कि संसद, यानी जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर वो होते हैं। तो आपका संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आती हैं। तो संसद का वर्णन या विधायिका का, केंद्र सरकार के विधायिका का वर्णन 79 से 182 आर्टिकल, 79 टू 122 आर्टिकल तक जो वर्णन किया गया है वो आपका संसद का या फिर विधायिका का वर्णन, जो कि कानून बनाएगी। ये क्या, ये लोग क्या करेंगे, कानून को लागू करेंगे। ठीक है, 79 टू 122 आर्टिकल। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इनका वर्णन आर्टिकल 213। ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि अध्यादेश आ गया, कोई भी ऑर्डिनेंस आ गया, तो जब सेशन नहीं चल रहा होता है कोई भी, जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उसमें जैसे आपका मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब सेशन नहीं चलता है तो उस समय अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मोदी जी को अचानक से लगा कि नहीं, किसानों का कल्याण करने के लिए कृषि कानून लाने हैं, उनको अचानक से एहसास हुआ इस बात का, तो वो क्या किए, अध्यादेश लेके आ गए। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब सेशन न चल रहा हो तो सरकार का निर्णय होता है कि अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अंदर उस पार्लियामेंट में पास कराना होता है। अगर राज्य सरकार अध्यादेश लेके आई, यानी राज्यपाल निकाले हैं, तो उसको विधानमंडल में पास कराना होता है। क्यों, क्योंकि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसी चीज को कानून बनने के लिए। लेकिन 6 महीने के लिए वो नियम चलता रहेगा, जो भी अध्यादेश के रूप में आएगा, क्योंकि सरकार भी है तो वो भी चुनी हुई सरकार है, लोगों की जनभावना के एग्जैक्ट खिलाफ तो जाएगी नहीं। हाँ, उसका निर्णय है, उसका निर्णय को वैलिडेट करने के लिए पार्लियामेंट में उसको लाया जाता है कि हाँ, ये जो सरकार निर्णय लेके आई है वो सही है। अंत में मोदी जी को लगा कि नहीं, ये कृषि कानून कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, इसलिए वो वापस ले लिए पार्लियामेंट में आने से पहले ही, तो ठीक है। तो ये चीजें होती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में मिली हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, को बहुत बार पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपका संघ की न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कहां में किया गया, देखिए कार्यपालिका, विधायिका, इसके बाद राष्ट्रपति की ही शक्तियां थोड़ी थी एक ठो आर्टिकल में, इसके बाद फिर न्यायपालिका आ गया। तो संघ की न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल 124 से लेकर के 147, 124 टू 147 आर्टिकल में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है संघ की न्यायपालिका का। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं CAG, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। वो जैसे कि कोई भी चीज होती है, पैसा पास होना है या कहीं आपका पैसा लगना है, तो वो जो कंट्रोल करते हैं, वो जो एक ऑडिट करते हैं, यही करते हैं, CAG करते हैं। बहुत संवैधानिक पद है ये, बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसका वर्णन किया गया है 148 से लेकर के 151 आर्टिकल में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संघ सरकार के बाद नेक्स्ट जो आपका भाग है वो 6वां भाग है। 5वें तक आपका संघ सरकार था और 6वें भाग में आपके राज्य सरकार का वर्णन। ठीक है, पूरे राज्य सरकार में जितनी भी मशीनरी है उनका कहां से कहां तक वर्णन किया गया है, तो वो 152 से लेकर के 237 आर्टिकल 152 से लेकर के 237 आर्टिकल, इन्हीं के बीच में पूरी राज्य सरकार की मशीनरी रहेगी, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो देख लेते हैं कार्यपालिका का वर्णन कितने से कितने आर्टिकल के बीच है,
तो राज्य सरकार का 152 में है राज्य सरकार की कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्या नाम है राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर और उनका कैबिनेट, ठीक है। ये राज्य सरकार की कार्यपालिका होती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनका कैबिनेट। तो 153 से लेकर के 167 153 टू 167 आर्टिकल तक आपका एग्जीक्यूटिव, किसकी एग्जीक्यूटिव, आपके राज्य सरकार की, ठीक है। केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव कितने तरह की, कितने में है, तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका थी वो 52 से लेकर के 78 में थी, ठीक है। याद रखिएगा केंद्र सरकार की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राज्य सरकार की कार्यपालिका में कौन आता है, ठीक है। इसके बाद आप अगर विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल में आपका 168 से लेकर के 212, यानी वहां की विधायिका, राज्यों की विधायिका का वर्णन 168 से लेकर के 212 आर्टिकल में है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां आर्टिकल 213 में है। 213 अनुच्छेद में आपके राज्यपाल की विधायी शक्तियां, गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर है सेम होती है जो आपके उसकी होती है, क्या नाम है, राष्ट्रपति की होती है, और जो उसकी आपके राज्यपाल की होती है। उनके दोनों लोग अध्यादेश जारी करते हैं, वो उनकी विधायी शक्ति होती है, ठीक है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 से और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 से, ठीक है। दोनों को उलट दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उनकी विधायी शक्ति 213 आर्टिकल। इसके बाद आपका राज्यों का जो हाई कोर्ट्स है वो आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक है, ठीक है। आर्टिकल 214 टू 232 आर्टिकल आपका राज्यों का हाई कोर्ट्स है। इसके बाद आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर के 237 तक, आर्टिकल 233 टू 237, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जैसे कि आपका सेशन कोर्ट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो आपके जिला स्तर पर होती है न्यायपालिका, वो अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं 233 से लेकर 237 आर्टिकल में, ठीक है। इसके बाद क्या है, भाग 7 पार्ट 7 जो है ये हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 238 हुआ करता था, आर्टिकल 238 हुआ करता था, भाग 7 में इसको डिलीट कर दिया गया। कब डिलीट किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। इसकी क्या है, इसमें क्या हुआ करता था, ये थोड़ा सा बस जान लीजिए। भाग 7 में जैसे कि पहले हम आपको सब संविधान सभा बताए थे, तो उस समय हमारा क्या था कि जैसे उसमें बताया था कैटेगराइजेशन था, एक कुछ देसी रियासतें थी, कुछ आपका ब्रिटिश प्रोविंस था, कुछ चीफ कमिश्नरी एरिया था। तो ये जो राज्यों का विभाजन इस तरीके से किया गया था, तो जब बाद में जैसे हम लोग संविधान वगैरह बन गया तो 7वें पार्ट में ये जो स्टेट की तीसरी कैटेगरी थी उनको डाला गया था। तो इस तरीके से कि प्रिंसली स्टेट कौन से हैं और आपके ब्रिटिश प्रोविंस कौन से हैं। तो क्या किया गया कि जब संविधान बन गया 50 के बाद बहुत तेजी से मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर विभाजन हो, तो उसमें बहुत सारे आयोग बने। ये कहा गया कि नहीं, भारत टूट जाएगा, अलग अलग भाषाओं के आधार पर अगर विभाजित कर दिया जाएगा स्टेट को। तो जैसे धर आयोग बना आपका, इसके बाद आपका फजल अली के जो लीडरशिप में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना। तो ये सारे आयोग मिलकर बने और 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो वही रिकमेंड करता है कि अब ये जो तीसरी कैटेगरी है स्टेट की, जो भाग 7 में है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब हम लोग क्या लेके आते हैं, केवल 2 कैटेगरी रहेगी, एक स्टेट रहेगा और एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य रहेगा, एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, ठीक है। तीसरी जो रियासतें और ब्रिटिश प्रोविंस का कॉन्सेप्ट था इसको हटा दिया गया। तो यूनियन टेरिटरीज का वर्णन ऑलरेडी 8वें में था, तो इस पार्ट 7 को हटा दिया गया, ठीक है। पार्ट 7 को हटा दिया गया कि अब हमारे पास जो भी ब्रिटिश प्रोविंस थे और आपके देसी रियासतें थे, उन सबको मिला करके क्या कर दिया गया, 1956 में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब 2 ही कैटेगरी रह दी गई, तो 7वें आपके इसको 7वें भाग को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया आपको पता होना चाहिए, 1956 में हटा दिया गया, 7वें संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया, ठीक है। आर्टिकल 238 जो आपके राज्यों की कैटेगरी की तीसरी कैटेगरी थी उसको डिलीट कर दिया गया भाग 7 में जो ऑलरेडी था, ठीक है। तो इसके बाद क्या है,
कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की चर्चा की गई है। जो भी आपके संघ शासित क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। आर्टिकल 239 टू 242, 239 टू 242 आर्टिकल में किसका वर्णन किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यूनियन टेरिटरीज का वर्णन किया गया भाग 8 में। ठीक है, इसके बाद भाग 9 है, पार्ट 9 है, जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया। जो पंचायत है भारत में उसका वर्णन किया गया है भाग 9 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल है। ये टायर 3 की कहानी है। जैसे कि हमारा जब देश आजाद हुआ था तो केवल राजस्थान और नागौर वगैरह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, लेकिन पूरे भारत में पंचायतें नहीं थी। ठीक है, तो आपका इनका वर्णन, पंचायतों का वर्णन भाग 9 में किया गया है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ। ठीक है, जैसे इसमें आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के भीतर सेक्शन है, तो सेक्शन 243 ए, 243 बी, सी, क, ख, ग, घ करते करते 243 ओ तक किसका वर्णन है? पंचायतों का। किस भाग में वर्णन है? 9, पार्ट 9 में पंचायत है, 243 से 243 ओ, 243 टू 243 ओ। इसके बाद भाग 9 क है यानी 9A है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक किसका वर्णन किया गया है? तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था, नगर पालिका का वर्णन। ठीक है, पंचायत का वर्णन 73वां संविधान संशोधन 1992 में था, और नगर पालिका का वर्णन 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू नगर पालिका को जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था। ठीक है, पंचायत 243 से लेकर 243 ओ, और आपका जो नगर पालिका है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था, जो कि 9A में वर्णन किया गया था। ठीक है, इसके बाद 9B जो था आपका भाग 9B, इसमें सहकारी समितियां थी, कोऑपरेटिव जो कमेटी होती है कोऑपरेटिव, ये भी टायर 3 की ही चर्चा की गई है। हमारे शासन के तीसरे स्तर की सहकारी समितियां होती हैं, अलग अलग कुछ ग्रुप ऑफ जो गांव होते हैं, जो कुछ गांवों के समूह होते हैं, उनके स्तर पर कुछ सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। तो वो उसका वर्णन आपके 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, O से लेके P से के बाद Z तक गया, Z के बाद भी ZA, ZB, ZC, ZG तक आपका क्या था? नगर पालिका था। ZH से लेकर के ZT तक आपका 243 ZH से 243 ZT तक आपका सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। ये जो सहकारी समितियां हैं, ये देखिए ABC लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बाद में जुड़े होंगे, ये बाद में जुड़े होंगे। जैसे 4 का भाग हम लोग देखे थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा था। इसी तरीके से 9A जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा गया था। इसी तरीके से 9B जो है आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू आपका 9B पार्ट जोड़ा गया था। तो इसके बाद क्या था हमारा कि भाग 10, ठीक है, 9 भाग तक देख लिए। अब इसके बाद 10वां भाग है, 10वां पार्ट है। 10वें पार्ट में क्या कहा गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया जो है, उसका वर्णन किया गया है। जैसे आपका किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, आप सोचिएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया। 244 से लेके 244A, 244 टू 244A में वर्णन किया गया है अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में। भाग 11 में क्या वर्णन किया गया है? पार्ट 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, स्टेट और यूनियन के बीच जो सेंटर है उसके बीच जो संबंध है, जैसे कि लेजिस्लेटिव संबंध और एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का वर्णन आपके आर्टिकल 245 से लेकर के 263 में वर्णन किया गया है।
आर्टिकल 245 से 263 में संघ और राज्यों के बीच का जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया, यानी इसमें फाइनेंस से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, वित्तीय संबंध को बताया गया, साथ में नागरिकों के भी कुछ वित्तीय अधिकार हैं उनको भी इसमें वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक है। जैसे आपको पता होगा पहले हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकार से 300A में डाल दिया गया। ठीक है, कि वो कानूनी अधिकार रहेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये देख रही थी कि कल को कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो सब लोग तुरंत, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे पास होना है, ठीक है, या फिर रेलवे की ट्रैक का विस्तार करना है, तो उसमें किसी की संपत्ति पड़ती है तो अभी क्या करती है गवर्नमेंट कि उनको जो कंपनसेट करती है, मुआवजा देती है और फिर वहां से अपना प्लान लेके जाती है। लेकिन कल को अगर ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में ही रहता तो लोग कोर्ट में चुनौती कर देते। ठीक है, तो उससे क्या होता कि परेशानियां होती गवर्नमेंट को, कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, न कि संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो वो आपका 300A में डाल दिया गया मूल अधिकार से हटा करके। ठीक है, तो इसी किस पार्ट में है वो? पार्ट 12 में आपका संपत्ति का अधिकार भी आएगा। भाग 13 है, पार्ट 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जो भी आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब चीजें जो है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है, किसी भी व्यवसाय व्यापार चुनने की स्वतंत्रता है, और साथ में कहीं भी आने जाने इन सब चीजों की जो स्वतंत्रता है वो आपके मूल अधिकार के साथ साथ इस पार्ट 13 में भी दिया गया है, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर के 307 के बीच वर्णन किया गया है। ठीक है, इनको आगे चल के 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अगर सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ दे कि संघ और राज्य के बीच जो आपका प्रशासनिक संबंध है वो कहाँ वर्णन किया गया, तो 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें देखेंगे कि आपके 245 से 263 के बीच एक ही होगा या तो फिर 2 ऑप्शन होंगे। 245 से 200 के बीच कितने ऑप्शन होंगे? 2 ही ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको कंफ्यूज होना रहेगा। और उसके बाद जो 2 ऑप्शन होते हैं वो दूर के रहेंगे। तो इसलिए मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं सारे पार्ट्स को कि ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, प्रशासनिक संबंध पूछेगा तो इन्हीं के बीच में होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए इसके बाद पार्ट 14 है, 14वां भाग है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे आपका सेवा होता है, जैसे आपका ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा होती है, राज्य स्तरीय सेवा होती है। अखिल भारतीय सेवा जैसे कितनी है? 3 है आपकी। कौन कौन सी? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है आपका कौन सा? इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरी अखिल भारतीय सेवा कौन सी है आपकी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, IAS, IPS और IFS। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। अक्सर लोग इंडियन फॉरेन सर्विस कर देते हैं, लेकिन आपका यहां पे क्या होगा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस भी है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा आपकी फॉरेस्ट सर्विस है। जो कि पहले 2 ही हुआ करती थी, फॉरेस्ट सर्विस बाद में जुड़ती है। चलिए पार्ट 14 में ये जो और स्टेट में क्या होता है? स्टेट का प्रशासनिक सेवा, जैसे IAS होते हैं, स्टेट में आपके SDM होते हैं, ठीक है, DYSP होते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट में रेंजर वगैरह जो होते हैं। तो ये चीजें हैं आपकी। संघ और राज्यों के दिन जो सेवाएं हैं उनका वर्णन आर्टिकल 308 से लेकर 323, 308 to 323 आर्टिकल में संघ और राज्यों के अधीन जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनका वर्णन किया गया। भाग 14 का 14 के बाद 14 का 14 का जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया है, जिसमें क्या है? ट्रिब्यूनल्स हैं। जो भी आपके सरकार जगह जगह पे बहुत सारी प्रशासनिक अधिकरण बनाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाती है, वो उनका वर्णन किया गया है 323A से 323B। ठीक है, 323A से लेकर के 323 क से 323 ख। ठीक है, आपका 323A to 323B। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया, ए लगा है, तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है,
उसमें अधिकरण को जोड़ा गया था 14 क भाग में। ट्रिब्यूनल्स भाग 15 वेरी इंपॉर्टेंट, 15वां भाग जो है उसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है, इलेक्शन का प्रोसेस का वर्णन किया गया है, ठीक है। 324 से लेके 329 ए, 324 टू 329 ए। इलेक्शन, जैसे इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या कंपोजिशन है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पार्टियों को सिंबल देगा, पार्टियों पे आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगा, ये सारी चीजें जो इलेक्शन से संबंधित है 324 से लेकर 329 ए तक के बीच में लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको दो चीजें आ गया ऑप्शन में और उसमें पूछ दिया कि इनका निर्वाचन ऐसे होता है या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी आर्टिकल के बीच में ये आएगा, क्योंकि ये जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन होते हैं ये बड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है, रटना पड़ता है आपको। तो आपको उसमें भी एक सब कैटेगराइजेशन रहेगा कि नहीं इनका इतना इतना के बीच में है, राज्य सरकार इतना के बीच में है, निर्वाचन इतना के बीच में है, तो वो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। एक दो बार तीन बार इसको देखेंगे या फिर एक बार लिख करके उसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार, तो आसानी आपके लिए रहेगी, ठीक है। 16 पार्ट, 16वें भाग में क्या कहा गया, 16वां भाग जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक वर्णन, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कौन से वर्ग, कुछ वर्ग दे दिया है इसमें। जैसे आप सुने होंगे कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए आया था लेकिन बढ़ा दिया गया आरक्षण, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। रिजर्वेशन आया था कि जब तक कि आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहेंगे तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें 10 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन आया था, वो आया था आपका लोकसभा यानी कि संसद में और आपके विधानमंडल में, ठीक है। लोकसभा में मतलब संसद में और विधान परिषद में, विधानमंडल में जो रिजर्वेशन कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लोकसभा का सीट है, कुछ सीटें होती है जहां पे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो रिजर्व कर दी जाती हैं, ठीक है, कि ये सीट पे कोई भी पार्टी उठाएगी तो एससी कैंडिडेट उठाएगी या एसटी कैंडिडेट ही उठाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ एक प्रतिनिधित्व इस कम्युनिटी का भी होना चाहिए संसद में या फिर विधान परिषद में, विधानमंडल में, तो इसलिए उनकी सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे आंग्ल भारतीयों की भी सीटें रिजर्व हुआ करती थी, अभी हाल ही में सरकार उसको हटा दी है कि आंग्ल भारतीयों का कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, केवल किसका रहेगा कि आपके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनकी सीटें रिजर्व रहेंगी। तो इन्हीं जो सीटों का रिजर्व है हर 10 साल पे बढ़ाया जाता है। जिस संविधान में कहा गया था कि 10 साल तक के लिए 50 से 59 तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर लोग देखे कि नहीं अभी भी जरूरत है, 10 साल के लिए बढ़ाए, फिर बढ़ाए, अभी हाल ही में 2019 में बढ़ाया गया था आपका 2029 तक के लिए, ठीक है। तो वो 10 साल के लिए बढ़ता जाएगा, हमको लगता है कि बढ़ता ही जाएगा। जब संसद को ये लगेगा कि नहीं अभी इनकी प्रतिनिधित्व अपने आप में आ रही है, तब वो चीजें हट जाएंगी। तो ये जो कुछ वर्गों का विशेष प्रावधान है, इन्हीं लोगों का प्रावधान किया गया है कि जो सीटें रिजर्व की जाती है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 भाग क्या है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया। आर्टिकल 343 से लेकर 351, 3432, 351, आर्टिकल 343 टू 351 तक का वर्णन जो है वो किसमें किया गया है आपका, तो राजभाषा का वर्णन है, ठीक है, कि आपका केंद्र सरकार की क्या भाषा होगी, राज्य सरकार की क्या भाषा होगी, या फिर हमारे जुडिशरी की क्या भाषा होगी, ये सारी चीजें बताई गई हैं आर्टिकल 343 से लेकर के 351 में, ठीक है। अब 18वां भाग है, पार्ट 18 है, जिसमें आपातकाल का उपबंध किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन किए गए हैं। आप किस भाग में, भाग 18 में, ठीक है। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का वर्णन किया गया, कौन कौन से आपातकाल हैं, क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजन आप मन में सोचिएगा कि आपातकाल का जो प्रोविजन है किस देश से लिया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे इसके बाद क्या है कि जो भी प्रोविजन है मिसलेनियस वगैरह है, प्रकीर्ण है, इन चीजों का बहुत एग्जाम में नहीं क्वेश्चन बनता है, इसलिए उनको छोड़ रहे हैं, सीधे हम आ जा रहे हैं 20 पर, ठीक है। आर्टिकल 20 पार्ट 20 भाग 20 है, जिसमें संविधान संशोधन का जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों को पढ़ना बेहतर रहेगा। कुछ चीजें जिनसे कभी जीवन में क्वेश्चन बना ही नहीं या फिर नहीं बनने के चांस है, उनको क्यों रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। 20वें भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का
प्रोविजन किया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया है। 368 में आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया है भाग 20 में। तो इस तरीके से आपके जो भी महत्वपूर्ण आपके पार्ट्स है संविधान के, उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, और किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू।